नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने AMRS की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मॉडरेटिंग को पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में पहले चैप्टर और सेकंड चैप्टर को डिस्कस किया था और साथ ही इनके MCQ को भी सोल्व किया था और देखा था कि इनसे कितने प्रकार के MCQ बन सकते हैं। आज इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे और फिर इस नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ को सोल्व करेंगे और फिर बहुत जल्दी दोस्तों, लेट भी बहुत हो गया है, फिर हम फोर्थ फिफ्थ बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है ऑडिट प्रोसेस, अंकेक्षण प्रक्रिया। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है समझने में। 1-2 पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। बाकी इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में जाकर अपलोड कर दूँगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको और पढ़ सकते हैं। 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रोग्राम है, क्या इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और जहाँ केवल समझने की बात होगी उस पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और फिर इसके पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसके उद्देश्य को पढ़ेंगे, फिर इसके फीचर्स को पढ़ेंगे, विशेषताएँ क्या हैं इसकी, और इसको बनाते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये दोनों बात एक ही है, जो इसकी फ़ीचर्स होंगे वही बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये ऑडिट प्रोग्राम आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका वो होगा नैतिक जांच, रूटीन चेकिंग। फिर इसके भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, एडवांटेजेस, लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस चेक करेंगे। और फिर परीक्षण जाँच को हम देखेंगे, इसके भी सेम चीज़ देखेंगे, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये चेक करेंगे। और फिर चेक करेंगे लास्ट में अंकेक्षण की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और फिर ये अंकेक्षण कार्यपत्र और एक ऑडिट नोटबुक। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम दोस्तों दरअसल में क्या होता है। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है कि किसी चीज़ की प्लानिंग करना, कि हमें कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तो ये सब हमें जो चेक करते हैं तो प्लानिंग के अंतर्गत आता है। जैसे हम कहीं बाहर जाना है, सपोज़ कीजिए बाहर जाने, जैसे घूमने जाना है हमें कहीं, तो हम प्लानिंग करते हैं कि भाई हमारी पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए, हमें किस टाइम घर से निकलना है, किस दिन हमें घर वापस आना है, कितने दिन हमें बाहर रुकना है, कितने दिन हमें इस जगह पर रुकना है, यहाँ हम जाएंगे। तो सारी प्लानिंग करते हैं। तो एक प्लानिंग रहेगी माइंड में, तो क्लियर स्पष्ट रूपरेखा आपके माइंड में रहेगी और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और फिर आप वहीं अपने स्टॉप लेते चले जाएंगे। तो प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे ही जो ऑडिटर होता है, ऑडिट करने से पहले एक प्लानिंग करता है कि भाई कौन सा कार्य किससे करना है, कितने समय में हमें वो काम निपटाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है। तो ऑडिट प्रोग्राम दोस्तों और कुछ नहीं होता, एक प्लानिंग होती है। चलिए एक बार पढ़ते हैं यहाँ पे। अंकेक्षण कार्यक्रम से आशय उस विस्तृत तथा लिखित योजना से है जिसके आधार पर अंकेक्षक तथा उसका स्टाफ अंकेक्षण का कार्य करता है। देखिए, आपने लिखित योजना है ना। यह कार्यक्रम 3 बातों को ध्यान में रख कर बनाया जाता है। कितना कार्य करना है, किसके द्वारा किया जाना है, कितने समय में पूरा करना है। तो बात वही है दोस्तों, एक लिखित प्लानिंग है। तो उसमें क्या करते हैं, सारे स्टाफ का जो है कार्य है, जो है वर्क जो है वो बांट देते हैं। सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित कर देता है कि भाई आपको इतना काम करना है, अगर आपने ये काम इतनी अवधि में नहीं किया तो आपको ये नुकसान होगा। तो इतनी सारी बात हम बहुत सारी लिख देते हैं उसमें। तो ऑडिट प्रोग्राम दोस्तों दरअसल और कुछ नहीं है, केवल यही है। ऑडिट करने से पहले ऑडिटर जिन बातों को ध्यान में रखता है और किस व्यक्ति को कितना कार्य सौंपना है या किस व्यक्ति से क्या क्या कराना है, तो वही ऑडिट प्रोग्राम में वह लिखता है। तो आपने देख लिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम एक ऐसी लिखित योजना से है जिसके अनुसार ऑडिटर अंकेक्षण का कार्य करता है। और ऑडिट कार्यक्रम से अंकेक्षक के स्टाफ के प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या कार्य करना है, कितने समय में निपटाना है। तो आप इसे पढ़ के समझ चुके हैं। एक एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। जिस प्रकार एक मकान बनाने वाला मकान बनाने से पहले एक नक्शा बनाता है और उसके नक्शे के अनुसार ही मकान बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार ऑडिटर अपने कार्य का नक्शा बनाता है और अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। इसी रूपरेखा के अनुसार वह ऑडिट करता है। तो आपने समझ ही चुके होंगे।
एक प्लानिंग करता है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कितने समय में निपटाना है। ये है व्यक्ति ये वाली बुक कीपिंग को चेक करेगा, ये वाला व्यक्ति ये चेक करेगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट को चेक करेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करेगा, ये इन आइटम्स को चेक करेगा। तो ये सारी चीज़ें एक टाइम डिसाइड करते हैं। तो इससे दोस्तों क्या होता है, इससे बेनिफिट ये है भाई सभी व्यक्ति, सपोज़ करिए ऑडिटर के स्टाफ में 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर के हमने अगर कार्य निर्धारित कर दिए तो स्पष्टता रहेगी उसमें। भाई एक व्यक्ति ए है, एक बी है, हमने ए को भी काम अलॉट कर दिया, बी को भी कर दिया। अब ए की जिम्मेदारी है कि उस काम को वो ठीक टाइम पे पूरा करे, बी को भी वो काम दे दिया। अगर दोस्तों हम इनका काम अलॉट नहीं करेंगे तो ए और बी में दोस्तों मतभेद हो सकते हैं कि मुझे करना है, इसे करना है, उन्हें करना है। तो दोस्तों ये लिखित रूप से अगर हमें मिल जाएगा तो उसके बेनिफिट होते ही हैं। तो आप समझ चुके हैं कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन डाली, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से। और ये PDF दोस्तों मैं टेलीग्राम में जाके अपलोड कर दूँगा, वहाँ जाके आप लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल से 5, 7, 10 मिनट लगेगी आपको उसको सारी पढ़ने में। तो उसका उद्देश्य क्या है, बहुत सिंपल सा उद्देश्य है कि सभी व्यक्ति को सबके काम पता लग जाएंगे, ठीक टाइम पे काम निपट जाएंगे। तो वही दोस्तों उसमें लिखा है। अंकेक्षण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य अंकेक्षण कार्य को सुचारू रूप से करना, अंकेक्षण कार्य में एकरूपता लाना तथा ये देखना कि कोई कार्य छूट तो नहीं गया, ये इसका उद्देश्य है। देखिए अंकेक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य अंकेक्षक स्टाफ के प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी देना है कि उसे क्या करना है, कितने समय निपटाना है। तो आप समझिए उद्देश्य क्या है, बहुत सिंपल सा है। सभी व्यक्ति को अपने काम पता लग जाएंगे, सही टाइम पे काम करके आपको दे देंगे, स्पष्टता रहती है, क्लियरिटी रहती है, कोई भी मतलब उसमें आपको नुकसान नहीं होता है। तो उसके बेनिफिट क्या है उसको देखने से पहले इसके फीचर्स को देख लेते हैं कि अंकेक्षण कार्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं या अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक तो लिखित होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर लिखित में रहेगा सब चीज़ तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, भविष्य में मतभेद होने की गुंजाइश नहीं रहती। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो लिखित होना चाहिए। आप इसको पढ़ सकते हैं ना अच्छे से। स्पष्टता क्लियरिटी उसमें होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बातें इसमें स्पष्ट लिखी जानी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। ये जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो लिखित ही होने चाहिए। अगर मौखिक करेंगे ना उसमें सबसे ज़्यादा मतलब मतभेद की होने की आशंका होती है। ठीक है, तो उसमें स्पष्टता सारी बातें इसमें लिखी होनी चाहिए। अगर सब चीज़ लिख देंगे तो श्रम और समय दोनों ही नष्ट होंगे। देखिए जैसे भी हम नोटिफिकेशन जारी करते हैं, ये संस्था इंस्टीट्यूट जैसे HUMANIS ने नोटिफिकेशन जारी किया है, अगर वो लिखित ना दे इस तरह से, मौखिक ही बता दे आगे, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान क्या होगा, हम बार बार एक तो उन्हें परेशान करेंगे कि नहीं सर दोबारा बताइए, वो बताइए, ये छूट गया, वो छूट गया। तो अगर हम एक बार लिख के बता देंगे ना तो क्लियरिटी रहेगी, सारी बातें हमने मेंशन कर दिया तो बार बार जाके हमें नोटिफिकेशन ही पढ़ना होता है फिर। तो सब चीज़ बचेगा, टाइम भी बचेगा उससे और उनका श्रम भी बचेगा। तो स्पष्टता होनी चाहिए। विभाग के अनुसार कार्य का विभाजन करना चाहिए। संस्था के प्रत्येक विभाग अथवा विभाग के लिए अलग अंकेक्षण कार्यक्रम बनाना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया। ये देखिए लेखांकन प्रणाली के अनुसार ही अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम संस्था में प्रयुक्त लेखाक्रम प्रणाली के अनुसार होना चाहिए ताकि अंकेक्षण कार्य बिना किसी बाधा के तेजी से चलता रहे और कोई भी लेन देन छूटने का भय न हो। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये देखिए उत्तरदायित्व का निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में भी और वैसे भी दोस्तों। उत्तरदायित्व का जिसने रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझ ली तो दोस्तों वो पार हो ही गया। तो आप पढ़ सकते हैं इसको। अंकेक्षण को अपने कर्मचारियों के बीच कार्य का बंटवारा करते समय उत्तरदायित्व का भी निर्धारण कर देना चाहिए। भाई उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर आपने एक को कोई काम दिया है, अब उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उसी की। अगर उसने नहीं किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसको हम डिसमिस करेंगे, उसकी सैलरी डिडक्ट करेंगे या कुछ भी हम अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं उस पर। तो ये है रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको ठहराया जाएगा, उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये व्यक्तिगत जीवन में भी इम्पोर्टेंट है और आपके ऑफिशियल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ से अंत तक की जांच। तो यह अंकेक्षण कार्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें प्रत्येक लेखा पुस्तकों का प्रारंभ से अंत तक अंकेक्षण हो सके। तो ये एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। तो ये और पुनः जांच, तो दोस्तों ये इसकी फ़ीचर्स हो गई हैं। तो बेनिफिट को अब हम देख लेते हैं।
चलिए, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, योग्यतानुसार कार्य का विभाजन। तो बेनिफिट क्या है? अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय अंकेक्षण संपूर्ण अंकेक्षण कार्य को अपने कर्मचारियों में उनकी योग्यता, अनुभव और रुचि के अनुसार बांट देता है। परिणाम स्वरूप वे अपना कार्य सुचारू रूप एवं लगन के साथ करते हैं। तो भाई बेनिफिट क्या है? जिस व्यक्ति को हमने उसकी योग्यता अनुसार कार्य बांट दिया तो वह पूरे ईमानदारी से काम करेगा और पूरे लगन के साथ करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आप देख सकते हैं इसके एडवांटेजेस हैं। कार्य छूटने का भय नहीं होता है। अंकेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अंकेक्षण कार्य को एक निर्धारित योजना के अनुसार संपन्न किया जाता है, जिससे कोई भी कार्य छूटने का भय नहीं रहता। तो यह आपने देख लिया, नियंत्रण में सुविधा होती है, कंट्रोल करने में सुविधा होती है। अंकेक्षण कार्यक्रम के होने से अंकेक्षक एक साथ अनेक संस्थाओं के अंकेक्षणों पर कुशलतापूर्वक नियंत्रण रख सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक रूपता लाने में महत्वपूर्ण होता है ये। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। भाई निर्धारित एक टाइम पीरियड में काम समाप्त हो जाएगा। अगर आपने एकदम प्लानिंग कर रखी है किसी भी चीज़ की तो वो आपकी एक निर्धारित समय के अंदर संपन्न हो जाएगा। अगर सपोज कि संपन्न भी नहीं हुआ तो 1 या 2 दिन लेट हो सकता है। जो व्यक्ति प्लानिंग ही नहीं करता तो समझ लीजिए उसका काम ही समय पे पूरा नहीं होगा। तो अगर ऑडिटर है, अगर उसने कोई प्लानिंग की है तो निर्धारित समय में वो काम अपना समाप्त कर लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका। सुनिश्चित उत्तरदायित्व, अंकेक्षण कार्यक्रम के द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति उत्तरदायी बना दिया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी अंकेक्षण कार्य में लापरवाही करता है तो उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो एडवांटेजेस क्या है? भाई हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उसकी इंश्योर कर दी ना, सुनिश्चित कर दी है। अगर आपने काम लापरवाही से किया या नहीं किया तो आप जिम्मेदार होगे। तो ये तो इसका इम्पोर्टेंट आपने एडवांटेजेस देख ही लिया है। कार्य परिवर्तन की सुविधा हो सकती है इसमें, यह आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बदलना पड़ा उसमें तो उसका बचा हुआ काम दूसरा व्यक्ति आसानी से कर पाएगा। क्यों? उसे पता रहेगा भाई कितना काम पहले व्यक्ति ने कितना संपन्न किया है, कितना शेष है। तो आप ये देखिए। और कार्य की प्रगति का ज्ञान भी होता है इसमें। अंकेक्षक जब चाहे अंकेक्षण कार्य की प्रगति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसे पता रहेगा जब उसने अपने एक प्लानिंग बना लिया है, एक अचीवमेंट गोल अब उसने टारगेट कर लिया है। सपोज कीजिए ये लाइन अगर उसने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है तो बाकी उसे पता रहेगा कि भाई यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये बचा है शेष। तो ये इम्पोर्टेंट है। न्यायालय में प्रमाण, तो आप ये देख सकते हैं, यदि नियोक्ता व अंकेक्षण में भविष्य में किसी बात में मतभेद हो जाता है तो लापरवाही के लिए दोष लगाता है तो अपने बचाव के लिए अंकेक्षण कार्यक्रम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और यह सिद्ध कर सकता है कि उस व्यक्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व, ठीक है, और उसने अमुक कार्य को पूर्ण उत्तरदायित्व साधन पूर्ण किया। देखिए ये वो लाइन अलग है, ये वाली अलग है। न्यायालय में प्रमाण, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है यदि नियोक्ता व अंकेक्षक में भविष्य में किसी बात पर मतभेद होता है, जो नियोक्ता है और अंकेक्षण है मतभेद हो रहा है, तो अंकेक्षण न्यायालय में प्रमाण दे सकता है कि भाई देखिए हमने अपने ऑडिट प्रोग्राम के तहत ही अपना कार्य किया है, हमने इसके बियॉन्ड कुछ नहीं किया और पूरे उत्तरदायित्व तो सावधानी से किया है। तो अगर कहीं मिस्टेक रह जाती है तो उस पर दोष क्यों लगेगा? वो रेस्पॉन्सिबल क्यों होगा? भाई उसने एक रूपरेखा बना रखी है, उसने नियोक्ता को भी दिखाया, उसने मालिक को दिखाया, ओनर को दिखाया है, उसके तहत उसने काम किया है। तो न्यायालय में प्रमाण की तरह वो प्रस्तुत कर सकता है और अपने ऊपर जो थोपे गए आरोप हैं उनको खारिज कर सकता है वो। तो ये इम्पोर्टेंट फीचर है इसका। अब देख लेते हैं इसकी हानियाँ क्या है। तो कार्य का यंत्रवत होना, तो मतलब इसका अर्थ क्या है? अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षण कार्य को यंत्रवत बना देता है जिस कारण स्टाफ को निरस्त अनुभव होने लगता है। इसका मतलब ये है भाई ए व्यक्ति को एक कुछ काम दे दिया, बी को उसी काम दे दिया। सपोज कीजिए अगर मैं आपको ऑडिटिंग ही दे दूं पढ़ने के लिए और आप बस केवल ऑडिटिंग पढ़ते रहे तो अब मैं निरस्त आ जाएगी, यार क्या बार बार ऑडिटिंग, अब हम कॉस्ट पढ़ेंगे, इनकम टैक्स पढ़ेंगे। तो ऐसी है, निरस्त अनुभव होने लगता है क्योंकि काम एक बार बांट दिया फिर उसको
परिवर्तन करना या उसको बदलना बहुत मुश्किल है। ऑडिटर पता नहीं बदले या ना बदले, तो ऐसा तो हो सकता है दोस्तों। तो ये आपने हानि का पहला पॉइंट देख लिया है, स्वतंत्र निर्णय का अभाव। अंकेक्षण के कर्मचारी बने बनाए कार्यक्रम के अनुसार कार्य करते हैं। ये परिस्थिति अनुसार अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए अंकेक्षण कार्य को और अधिक सुचारू रूप से करने का स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते। भाई जो ऑडिटर ने प्लान कर दिया, जो उसने डिसीजन ले दिया, उसके अनुसार ही वे कार्य करेंगे स्टाफ। भाई इसकी अपनी लिमिटेशन है, अपने बेनिफिट है, लॉस है उसे। तो ये आपने पॉइंट देख लिया है। नैतिक प्रभाव की कमी है, ये आपने पॉइंट देख सकते हैं। ये बहुत आसान है दोस्तों, ये 4th 5th पॉइंट आप पढ़ लेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। न्यायालय में प्रमाण। यदि अंकेक्षण कोई लापरवाही करता है तो उसके द्वारा तैयार किया गया अंकेक्षण कार्यक्रम न्यायालय में उसके ही विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार अंकेक्षण की दृष्टि से यह हानिकारक है। देखिए वहाँ पॉइंट था एडवांटेजेस में, यहाँ लॉस में भी है। जो ओनर है वो ऑडिट प्रोग्राम को लेके जा सकते हैं वहाँ पे। वो अलग बात है कि वो उस पर उसे सज़ा हो ना हो, वो अलग बात है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपने वाला पॉइंट देख लिया, वो बात की बात है। व्ययपूर्ण पहले अंकेक्षण, तो ये आसान पॉइंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए अंकेक्षण कार्यक्रम के उपयोगी होने के लिए उसे लचीला होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं, उपयुक्त दोषों के निवारण और अंकेक्षण कार्यक्रम में पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है उसे लोचदार रखा जाए। और अंकेक्षण कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है उसमें लचीलापन कितना है। लचीलापन का मतलब है कि उसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। देखो लचीलापन व्यक्तिगत जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लचीले नहीं है ना, लचीले का मतलब ये है अगर किसी की अच्छी बात को स्वीकार करने में आप असहज महसूस कर रहे हैं या गलत बात अपनी स्वीकार करने में वो असहज महसूस कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लचीले नहीं हैं। व्यक्ति जीवन में वही आगे बढ़ पाएगा जिसमें लचीलापन होगा। हमेशा ध्यान रखिए, जिसमें है ना अपने में सुधार करने की भावना होगी, वो यथास्थितिवादी मानसिकता से ग्रसित नहीं होगा। तो लचीलापन तो बेहद ज़रूरी है। हर व्यक्ति और हर चीज़ को लचीला तो होना ही चाहिए। भाई अच्छी चीज़ ग्रहण करने की उसमें हिम्मत होनी चाहिए, बुरी चीज़ अपनी छोड़ने की भी या स्वीकार करने की, गलत चीज़ को स्वीकार करने की भी उसमें हिम्मत होनी चाहिए। तो उतना तो लचीलापन होना चाहिए। तो यह चीज़ में लिखा है परिस्थितियों के अनुरूप फेरबदल करने की इसमें कितनी गुंजाइश है। यदि यह गुंजाइश नहीं रखी गई तो उपर्युक्त वर्णित समझ दोष अंकेक्षण की कार्यप्रणाली को दूषित कर देंगे और अंकेक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। तो आपने ये पॉइंट देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, लोचदार अंकेक्षण कार्यक्रम से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। तो लाभ को देखते हैं। अंकेक्षक के स्टाफ सदस्यों को स्वतंत्र निर्णय लेने में सुविधा रहेगी। अंकेक्षण कार्य यंत्रमंत्र निरस्त नहीं होगा। देखिए ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है, आपने पहले देखा। अगर हम लचीले रहेंगे तो भाई कार्य नीरस नहीं होगा। भाई कार्य बदल के कर रहे हैं, ए को जो काम अलॉट किया था और बी को जो काम अलॉट किया था, अगर ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे कुछ समय के लिए तो नीरसता कहाँ रहेगी। सपोज कीजिए अगर आपको केवल ऑडिट पढ़ रहे हैं तो नीरसता आ जाएगी। अगर दिन में आपने एक दो सब्जेक्ट बदल के पढ़े तो आप बोर नहीं होगे। तो आपने ये देख लिया है और ये देख लिया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं ये। तो ये ऑडिट प्रोग्राम दोस्तों कंप्लीट हुआ। तो सेकंड सब टॉपिक है, उसका नाम है नैतिक जांच। नैतिक जांच का शाब्दिक अर्थ से नित्य प्रति की अथवा दैनिक जांच से है। नैतिक जांच अंकेक्षण की प्रथम क्रिया है। नैतिक जांच में प्रारंभिक लेखा पुस्तकों एवं खाता बहियों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच की जाती है। तो आपने ये देखा है नैतिक जांच में रूटीन चेकिंग में क्या होगा, जो प्रारंभिक लेखा पुस्तकें होंगी उनकी गणितीय संबंधित शुद्धता की जांच की जाती है। क्यों की जाती है? नैतिक जांच से लिपिकों द्वारा की गई त्रुटियों कपटों का पता लगाया जा सकता है। ये आपने यहाँ देख लिया है। तो नैतिक जांच क्या, जो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों एवं खाता बहियों की गणित संबंधित शुद्धता की जांच करते हैं, जिससे क्या पता लगाया जा सकता है, जिसमें त्रुटियों कपटों का पता लगाया जा सके।
तो आपने ये देख लिया है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जोड़ लगाना, उन जोड़ों को अगले पृष्ठ पर ले जाना, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई दोस्तों समझाने की बात नहीं है। उद्देश्य क्या है आपने देख लिए हैं, ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य है। मेथड आप पढ़ सकते हैं, छोटा सा पॉइंट्स है दोस्तों, कुछ समझाने वाली इसमें ज़्यादा बात नहीं है। बेनिफिट क्या है इसके, गणित संबंधित रूटों का ज्ञान हो जाता है, अंक परिवर्तन का पता चल जाता है, सरल विधि सिंपल मेथड है। लिमिटेशन दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं यहाँ। चलिए एक बार ये आपको मैं समझा देता हूँ। ये वाला पॉइंट देखिए आप, सैद्धांतिक एवं क्षतिपूरक अशुद्धियों का पता न लगना। नैतिक जांच सामान्य योग्यता वाले ऐसे कर्मचारी द्वारा की जाती है जिन्हें लेखांकन सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता है, अतः सैद्धांतिक एवं क्षतिपूरक अशुद्धियों की जानकारी नैतिक जांच से संभव नहीं हो पाती है। तो ये आपने वाला पॉइंट देखा है कि इसकी लिमिटेशन क्या है। जो सैद्धांतिक एवं क्षतिपूरक अशुद्धियाँ हैं वे पता नहीं लग पाएंगी। क्यों नहीं पता लग पाएंगी, क्योंकि जो संस्था के जो सामान्य योग्यता वाले कर्मचारी केवल वही जांच करता है, कोई अकाउंटेंट चेक नहीं करता है इसको। ठीक है, तो आपने ये वाला पॉइंट देख ही लिया है। चलिए ये नेक्स्ट पॉइंट कुछ देखते हैं। परीक्षण जांच क्या होता है। एग्जाम में आपसे केवल यह पूछा कि परीक्षण जांच क्या है, नैतिक जांच क्या है, छोटे छोटे पॉइंट हैं और आप आसानी से उसे पढ़ के आंसर लगा सकते हैं। तो देखते हैं, बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जांच किए जाने वाले लेन देनों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा अंकेक्षण को कम समय में अपना कार्य समाप्त करना होता है। ऐसी दशा में अंकेक्षक लेखा पुस्तकों में लिखे गए समस्त व्यवहार की जांच न करके कुछ ही व्यवहारों को सही मान लेता है। ये क्या है, जांच न करके कुछ, दोस्तों यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे लिखा है कुछ सही। इसका मतलब यह है कि देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है। परीक्षण जांच का मतलब क्या होता है भाई, बहुत बड़ी संस्था होती है, उसमें वो व्यक्ति क्या करता है भाई, सारे समस्त व्यवहार की जांच नहीं करता है, लेकिन वो कुछ ही पुस्तकों को उठाता है और उसको चेक करता है। अगर वे सही पाए जाते हैं तो वो मान लेता है कि सारे व्यवहार मेरे सही हैं। तो उससे क्या होता है, सर टाइम बचता है। इसके नुकसान तो अपने हैं ही, वो एक अलग बात है, लेकिन वो क्या करता है, देखिए हम ऐसे नहीं करते। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हमें कोई फल लेने हैं तो हम क्या काम करते हैं, उस टोकरी से एक फल उठाएंगे और चेक कर लेंगे ये मीठा है खट्टा है जैसा भी है। फिर उसके आधार पर हम सारे को मान लेते हैं, हाँ भाई ठीक है दे दो भाई, 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, 2 किलो दे दो। तो हम ऐसे चेक कर लेते हैं, हम व्यवहारिक जीवन में इसका बेहद प्रयोग करते हैं। तो ऐसे दोस्तों अकाउंट्स में इसमें क्या है, आपकी जो लेखा पुस्तकें हैं हम उनको सारी चेक ना करके केवल कुछ को चेक कर लेते हैं, और उन चेक के आधार पर अगर वे सही पाई जाती है तो मान लेते हैं कि इन्होंने सारे अकाउंट्स अपने ठीक से मेंटेन किए हैं। तो ये इसको परीक्षण जांच बोलते हैं। परीक्षण देखिए लिखा हुआ है टेस्ट चेकिंग, तो ये आपने देख लिया है। एडवांटेजेस क्या है इसके, आप देख सकते हैं, समय और श्रम की बचत होगी, दोनों बच रहे हैं आपके टाइम, नहीं तो आपको सारी चेक करना पड़ेगा। विश्वसनीय परिणाम है, आप ये पढ़ सकते हैं। और ये देखें, ये आप पॉइंट पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने वाली दोस्तों कोई बात नहीं है। और उसकी हानियाँ भी आप देख सकते हैं। मैं फिर भी आपको पॉइंट बता देता हूँ। हानि में क्या है, त्रुटियों छल कपटों का पता नहीं लगना, रिपोर्ट का असंतोषजनक होना, कार्य असावधानी से किया जाना, अंकेक्षण के उत्तरदायित्व में वृद्धि। तो ये आप पॉइंट्स PDF को अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये सावधानियाँ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें कोई समझाने वाली इतनी बात नहीं है। बस एक पॉइंट और रह गया है, ये देख लेते हैं। 2 पॉइंट रह गए हैं, बहुत ही छोटे छोटे से हैं, इनको देख लेते हैं। अंकेक्षण कार्य प्रपत्र। अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य के दौरान जिन विभिन्न प्रपत्रों का प्रयोग किया जाता है तथा जिन सूचनाओं को वह अंकेक्षण के दौरान प्राप्त करके अपने पास सुरक्षित रखता है उसे अंकेक्षण संबंधी कार्य प्रपत्र बोलते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, जब ऑडिटर है, जब वो ऑडिट कर रहा है तो उसके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारी सूचना होगी, तो पत्र होंगे, प्रपत्र होंगे, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो वह क्या करता है, उनके आधार पर वो ऑडिट करता है।
तो वो उनको अपने पास सुरक्षित रख लेता है। उन्हें अंकेक्षण संबंधी कार्य प्रपत्र बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ये आपने देख लिया है। लास्ट पॉइंट बचा है ऑडिट नोटबुक। ये देखिए ऑडिट नोटबुक यहाँ पे लिखा है। ये आप कहानी इसमें पढ़ सकते हैं पूरी। प्रत्येक व्यक्ति की स्मरण शक्ति की एक सीमा होती है वगैरह वगैरह। अतः कोई भी अंकेक्षण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को ज़बानी याद नहीं रख सकता। एक डायरी होती है, उसमें सभी महत्वपूर्ण सूचना में लिख लेता है, तो उसे अंकेक्षण नोटबुक बोलते हैं। तो दोस्तों ये ऑडिटिंग जो है ना बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें समझाने का ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ सोल्व करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए ये वाली, और ज़्यादा हम फोकस MCQ सोल्व करने में लगाएं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है। मैं थ्योरी की जो PDF है इसकी अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।